प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे सभी साथियों और उम्मीदवारों का इस सत्र में स्वागत है। नमस्कार। हिंदी व्याकरण की आपकी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए हम आज यहाँ हैं। बिल्कुल, आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही आधारभूत और महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से बात करने वाले हैं, शब्दों का वर्गीकरण। जी हाँ। ये समझना परीक्षाओं के लिहाज से बेहद जरूरी है। हाँ, अक्सर देखा गया है कि इस टॉपिक से सीधे प्रश्न बनते हैं, चाहे वो शब्दों की पहचान हो या उनके प्रकारों के बीच का अंतर। अगर ये नींव मजबूत होना तो आगे की राह थोड़ी आसान हो जाती है। तो आज की हमारी चर्चा का उद्देश्य यही है कि शब्दों को हिंदी में किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, इसे अच्छी तरह समझ लिया जाए। ठीक है। हम मुख्य रूप से 4 आधारों को देखेंगे। पहला, उत्पत्ति या स्रोत। दूसरा, रचना या बनावट। तीसरा, अर्थ। और चौथा, व्याकरणिक प्रकार्य या प्रयोग। एकदम सही। ये 4 पैमाने हैं जिनसे हम हिंदी के विशाल शब्द भंडार को एक तरह से व्यवस्थित रूप से समझ सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन वर्गीकरण में उतरने से पहले एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात समझ लेते हैं। बताइए। शब्द और पद में क्या फर्क है? कई बार यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा पॉइंट है। देखिए, वर्णों यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले वो शब्द कहलाता है। ठीक है। जैसे प, ढ़, न। इन वर्णों को मिलाया तो पढ़ना एक सार्थक शब्द बन गया। और पद क्या है फिर? जब वही शब्द जैसे पढ़ना किसी वाक्य में इस्तेमाल होता है और व्याकरण के नियमों से बंध जाता है, जैसे लिंग, वचन, कारक, काल इनसे जुड़ जाता है ना, हाँ। तब वो स्वतंत्र शब्द न रहकर वाक्य का अंग बन जाता है और उसे पद कहते हैं। अच्छा। जैसे छात्र पढ़ना चाहता है या छात्राएं पढ़ना चाहती हैं। यहाँ पढ़ना क्रिया एक पद के रूप में आई है और वाक्य के अनुसार उसका रूप बदल भी सकता है, जैसे पढ़ता है, पढ़ती हैं। ओके। तो संक्षेप में कहें तो वर्णों से शब्द बनते हैं। हाँ। और वाक्य में व्याकरणिक भूमिका निभाने वाले शब्द पद कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, ये स्पष्टता जरूरी थी। अब हम शब्दों के वर्गीकरण के पहले आधार पर आते हैं। बिल्कुल। पहला आधार है क, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति यानी कि कोई शब्द हमारी हिंदी भाषा में आया कहाँ से है, उसका मूल स्रोत क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है। हाँ। इस आधार पर हिंदी के शब्दों को 5 भागों में बांटा जाता है। जी। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि हमारी भाषा कितनी समृद्ध है और कहाँ-कहाँ से शब्द इसमें शामिल हुए हैं। बिल्कुल। तो इसमें पहला प्रकार है 1, तत्सम शब्द। तत्सम, ये नाम ही अपने आप में अर्थ बता रहा है। तत् मतलब उसके, हाँ। सम मतलब समान। किसके समान? संस्कृत के समान। हाँ, बिल्कुल। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे मतलब बिना किसी रूप परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं और आज भी उसी रूप में इस्तेमाल होते हैं, वे तत्सम शब्द है। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, क्षेत्र, रात्रि, प्रकाश, कर्म, ये शब्द आज भी आपको हिंदी में इसी रूप में मिलेंगे। ठीक है। फिर आता है दूसरा प्रकार, तद्भव शब्द। तद्भव यानी तत् प्लस भव। इसका मतलब है उससे, मतलब संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुआ। तो ये वो शब्द हैं जो हैं तो मूलतः संस्कृत के ही, हाँ, पर हजारों साल के सफर में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जैसी भाषाओं से गुजरे। हाँ, पुरानी हिंदी से गुजरे। हाँ, और उनका रूप कुछ बदल गया है। ये बदले हुए रूप ही तद्भव कहलाते हैं। सही। भाषा हमेशा बदलती और विकसित होती रहती है, ये उसी का प्रमाण है। ठीक है। जैसे तत्सम अग्नि बदलकर तद्भव आग बन गया। अच्छा। सूर्य से सूरज, पुत्र से पूत, क्षेत्र से खेत, रात्रि से रात, हस्त से हाथ, दुग्ध से दूध। परीक्षाओं में अक्सर तत्सम शब्द देकर उसका तद्भव रूप पूछा जाता है या कभी-कभी उल्टा भी। हाँ, ये बहुत कॉमन पैटर्न है। अच्छा, अब तीसरा प्रकार देखते हैं, 3, देशज या देशी शब्द। देशज यानी देश प्लस ज। देश में जन्मा। हाँ, मतलब ये वो शब्द है जिनकी उत्पत्ति का कोई पक्का स्रोत हमें नहीं पता। ये ना तो संस्कृत से सीधे आए हैं, ना ही किसी विदेशी भाषा से। ये एक तरह से लोक भाषाओं के प्रभाव से या जरूरत के हिसाब से आम बोलचाल में गढ़ लिए गए हैं। ये हमारी मिट्टी की उपज है। बिल्कुल। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, लोटा, डिबिया, खिड़की, जूता। गड़बड़, फटाफट। हाँ, ठठेरा, तेंदुआ, फुर्ती, गड़बड़, फटाफट। इनकी व्युत्पत्ति अज्ञात होती है। ठीक है।
चौथा प्रकार है विदेशज, विदेशी आगत शब्द। विदेशज यानी विदेश प्लस ज यानी विदेश में जन्मा। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं क्योंकि ये बाहर से आए हैं। बिल्कुल। हिंदी में समय के साथ कई विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपनाया है, खासकर जिनके साथ हमारा ऐतिहासिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक संपर्क रहा। बिल्कुल। हिंदी में अरबी, फारसी, उर्दू के जरिए बहुत शब्द आए। हाँ। तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और आजकल तो अंग्रेजी के शब्द बड़ी संख्या में इस्तेमाल होते हैं। सही। कुछ तो बिना किसी बदलाव के अपना लिए गए, जैसे अंग्रेजी के स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, स्टेशन, ट्रेन, बस, पेन, कॉपी, ऑर्डर, कंपनी, क्रिकेट, ये सब ऐसे ही यूज होते हैं। और कुछ को हमने थोड़ा अपनी भाषा के हिसाब से ढाल लिया है, मतलब उनका हिंदीकरण कर दिया है। जैसे अंग्रेजी ऑफिसर से बना अफसर, अच्छा। लैंटर्न से लालटेन, हॉस्पिटल से अस्पताल, कैप्टन से कप्तान। अरबी फारसी के भी हजारों शब्द हैं, किताब, कानून, आदमी, औरत, दुकान, बाजार, तारीख, मौसम, अमीर, गरीब, ये सब। और उत्पत्ति के आधार पर पांचवा और आखिरी प्रकार है संकर शब्द। संकर मतलब होता है मिला जुला, हाइब्रिड। हाँ। तो जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर बना लिए गए हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। अच्छा, जैसे एक हिस्सा एक भाषा का, दूसरा किसी और भाषा का। हाँ, बिल्कुल। जैसे रेलगाड़ी, इसमें रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का। छायादार में छाया संस्कृत का है और दार फारसी का प्रत्यय है। अच्छा। पानदान में पान हिंदी का और दान फारसी का। सील बंद में सील अंग्रेजी का और बंद फारसी का। जांचकर्ता में जांच हिंदी का और कर्ता संस्कृत का। ये संकर शब्दों के उदाहरण हैं। तो ये थे उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। यह वर्गीकरण परीक्षाओं के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। अक्सर शब्द देकर उसका स्रोत या प्रकार पूछा जाता है। इस पर पकड़ बनानी जरूरी है। हाँ, और अगर श्रोताओं को इनमें से किसी भी प्रकार पर और डिटेल चाहिए, जैसे तत्सम तद्भव की लिस्ट या विदेशी शब्दों के और उदाहरण, हाँ, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिल्कुल। और ज्यादा अभ्यास या कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। जरूर। चलिए अब वर्गीकरण के दूसरे आधार की ओर बढ़ते हैं, ख, रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट, इसका मतलब है कि शब्द बना कैसे है, उसकी संरचना क्या है। ठीक है। इस आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है एक रूढ़ शब्द। रूढ़ मतलब जो किसी विशेष अर्थ के लिए परंपरा से चला आ रहा है और जिसके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब अगर हम रूढ़ शब्द को तोड़ें तो निकले हुए खंडों का कोई अपना अर्थ नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जैसे पानी शब्द है, इसे तोड़ें पा प्लस नी, तो ना पा का कोई मतलब है ना नी का। अच्छा। इसी तरह घर, दिन, रात, मुंह, घोड़ा, कान, हाथ, कमल, कलम, ये सब रूढ़ शब्द हैं। इनके खंड निरर्थक होते हैं। इन्हें मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। ठीक है। रचना के आधार पर दूसरा प्रकार है 2 यौगिक शब्द। यौगिक, इसका अर्थ ही है योग से बना हुआ। यानी जो शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, इनके मेल से बनते हैं। हाँ, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। और खास बात यह है कि इनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का भी अपना अर्थ होता है। अच्छा, इनके टुकड़े सार्थक होते हैं। जी, यौगिक शब्द कई तरह से बनते हैं। संधि से, समास से, उपसर्ग लगाकर या प्रत्यय लगाकर। उदाहरण? जैसे पाठशाला, ये पाठ और शाला घर के योग से बना है। दोनों सार्थक हैं। विज्ञान में वी उपसर्ग और ज्ञान मूल शब्द है। सामाजिक में समाज मूल शब्द और इक प्रत्यय है। राजपुत्र, राजा का पुत्र समास से बना है। देवालय, देव प्लस आलय संधि से बना है। इन सब के खंड सार्थक है। समझ गया। और रचना के आधार पर तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्द। ये अक्सर कंफ्यूज करता है। हाँ, इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्दों की तरह ही 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनते हैं। अच्छा, रचना यौगिक जैसी। हाँ, रचना यौगिक होती है, लेकिन ये अपने सामान्य या यौगिक अर्थ को छोड़कर किसी एक विशेष मतलब परंपरा से चले आ रहे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं।
फिक्स हो जाते हैं। मतलब बने तो योग से, पर अर्थ किसी एक खास चीज के लिए पक्का हो गया। बिल्कुल। जैसे पंकज शब्द को देखें, यह पंख कीचड़ प्लस जन्म लेने वाला के योग से बना है। यौगिक अर्थ हुआ कीचड़ में जन्म लेने वाला। अब कीचड़ में तो केंचुए, घोंघे, सीप, कई तरह के पौधे जन्म लेते हैं। हाँ, बहुत सी चीजें। हाँ, लेकिन पंकज शब्द केवल कमल के फूल के लिए रूढ़ हो गया है। हम हर कीचड़ में उगने वाली चीज को पंकज नहीं कहते। अच्छा, केवल कमल के लिए। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे लंबोदर। हाँ, लंबोदर, लंब लंबा प्लस उदर पेट इज इक्वल टू लंबे पेट वाला, ये यौगिक अर्थ है। पर ये तो गणेश जी के लिए यूज होता है। बिल्कुल, ये शब्द केवल भगवान गणेश के लिए रूढ़ हो गया है। इसी तरह दशानन 10 मुख वाला रावण के लिए, नीलकंठ नीलाकंठ वाला शिव के लिए, गिरिधर पर्वत धारण करने वाला कृष्ण के लिए रूढ़ है। और चारपाई? हाँ, चारपाई 4 पैरों वाली विशेष प्रकार की खाट के लिए रूढ़ है, मेज या कुर्सी के लिए नहीं, जबकि उनके भी 4 पैर हो सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि बहुव्रीहि ही समास के ज्यादातर उदाहरण योगरूढ़ शब्द ही होते हैं। बिल्कुल सही पहचाना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। परीक्षा में रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ के बीच अंतर करने वाले प्रश्न खूब आते हैं। हाँ, शब्द देकर पूछा जाता है कि यह रचना के आधार पर कौन सा प्रकार है, इसलिए इनकी परिभाषा और उदाहरणों को ध्यान से समझना जरूरी है। कोई कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप है ही, इस पर और चर्चा या अभ्यास के लिए ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत खूब। अब चलते हैं तीसरे आधार पर, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर हम देखते हैं कि शब्द क्या मतलब दे रहा है। ठीक है। इस दृष्टि से शब्दों को मुख्य रूप से 5 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला प्रकार है एकार्थी शब्द। एक प्लस अर्थी, यानी ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, राम, गंगा, पटना, दिल्ली, या महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार। इनका प्रयोग एक ही अर्थ में होता है। ओके। दूसरा प्रकार है अनेकार्थी शब्द। अनेक प्लस अर्थी, यानी ऐसे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अर्थ लेना है? यह वाक्य में शब्द के प्रयोग पर निर्भर करता है, मतलब उसके प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट पर। अच्छा। जैसे हार शब्द है, इसके 2 अर्थ हैं, एक तो पराजय, युद्ध में हार हुई, और दूसरा गले का आभूषण, सोने का हार। वाक्य बताएगा कि कौन सा अर्थ है। इसी तरह कर शब्द के कई अर्थ हैं, हाथ, टैक्स, क्रिया का करना रूप, हाथी की सूंड, किरण। अंबर के अर्थ हैं आकाश, वस्त्र, कपास, सोना एक तो धातु और एक नींद। ठीक है। तीसरा प्रकार है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समान प्लस अर्थी, यानी समान या लगभग समान अर्थ देने वाले शब्द, इन्हें पर्यायवाची भी कहते हैं। हिंदी भाषा में एक ही भाव या वस्तु को व्यक्त करने के लिए कई शब्द होते हैं। हाँ, इससे भाषा में विविधता और सुंदरता आती है। जैसे आंख के पर्यायवाची हैं नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग, विलोचन। ईश्वर के हैं भगवान, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, परमेश्वर। हवा के हैं वायु, पवन, समीर, अनिल, वात। पर्यायवाची शब्द याद करना वोकैबुलरी बढ़ाने का अच्छा तरीका है। बिल्कुल। चौथा प्रकार है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। विपरीत प्लस अर्थी, यानी उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, विलोम शब्द। जो शब्द किसी दूसरे शब्द के ठीक उल्टे अर्थ का बोध कराए। जैसे सच का झूठ, दिन का रात, जीवन का मरण, अमृत का विष, अपना का पराया, आय का व्यय, उत्थान का पतन, आदि का अंत। विलोम शब्द भी शब्द ज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सही। और अर्थ के आधार पर पांचवा प्रकार है 5 समरूपी भिन्नार्थक शब्द। सम प्लस रूपी, भिन्न प्लस आर्थक, यानी सुनने या दिखने में समान पर अर्थ में भिन्न, मतलब अलग। इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। हाँ, श्रुति सम भिन्नार्थक। ये शब्द अक्सर भ्रम पैदा करते हैं क्योंकि सुनने में एक जैसे लगते हैं। इनमें वर्तनी या स्पेलिंग या उच्चारण में बहुत मामूली सा अंतर होता है, पर अर्थ बिल्कुल अलग होता है। जैसे अली छोटी ई की मात्रा मतलब भौरा, और अली बड़ी ई की मात्रा मतलब सखी। अच्छा। अन्न
मतलब अनाज और अन्य मतलब दूसरा। कुल मतलब वंश या योग और कूल मतलब किनारा। दिन मतलब दिवस और दीन मतलब गरीब। ग्रह मतलब नक्षत्र जैसे शनि ग्रह और गृह मतलब घर। ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इतिहास से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इन पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इनका अभ्यास करते रहना चाहिए। सही कहा। और अगर श्रोताओं को ये चर्चा उपयोगी लग रही है, तो उनसे अनुरोध है कि इसे लाइक जरूर करें और अपने साथी परीक्षार्थियों के साथ साझा भी करें। हाँ, बिल्कुल। और हिंदी व्याकरण और अन्य विषयों पर ऐसे ही विस्तृत सत्रों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी। बहुत अच्छे। अब हम अपने वर्गीकरण के चौथे और अंतिम आधार पर पहुंच गए हैं। घ व्याकरणिक प्रकार्य रूप प्रयोग के आधार पर। इस आधार पर हम यह देखते हैं कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो व्याकरण के नियमों जैसे लिंग, वचन, कारक, काल, इनके अनुसार उसका रूप बदलता है या नहीं बदलता। अच्छा, बदलता है या नहीं? हाँ, इस आधार पर शब्द केवल दो ही प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है एक, विकारी शब्द। विकार का मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन। हाँ, तो जिन शब्दों का रूप वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अच्छा, तो ये शब्द फ्लेक्सिबल होते हैं और वाक्य की जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। हाँ, हिंदी में 4 तरह के शब्द विकारी होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देखिए कैसे। हाँ। संज्ञा, जैसे लड़का शब्द है, वाक्य में जरूरत के हिसाब से ये लड़के बहुवचन या लड़की स्त्रीलिंग या लड़कियों बहुवचन स्त्रीलिंग बन सकता है। हम्म। सर्वनाम, जैसे मैं है, ये कारक के अनुसार मुझको, मेरा, मुझसे या वचन के अनुसार हम, हमारा, हमको बन जाता है। ठीक है। विशेषण, जैसे काला है, ये लिंग और वचन के अनुसार काली या काले बन जाता है। काला घोड़ा, काली घोड़ी, काले घोड़े। ओके। क्रिया, जैसे चलना है, ये काल, वाच्य, लिंग, वचन के अनुसार चलता है, चलती है, चलेगा, चली, चला गया, चला जाता है जैसे अनगिनत रूपों में बदल जाती है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जी, ये चारों विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। एकदम सही। अब दूसरा प्रकार है अविकारी शब्द। अ प्लस विकारी, यानी जिनमें कोई विकार या परिवर्तन ना हो। तो ये वो शब्द हैं जिनका रूप वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, कारक या काल बदलने पर भी कभी नहीं बदलता। कभी नहीं। ये हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय यानी अ प्लस व्यय इज इक्वल टू जो खर्च न हो, जो बदले नहीं। अच्छा, अव्यय। हाँ, हिंदी में 4 प्रकार के शब्द अविकारी या अव्यय होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनकी कुछ उदाहरण दें तो और स्पष्ट हो जाएगा। जरूर। क्रिया विशेषण, जैसे आज, कल, अब, जब, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, कैसे, तेज, धीरे, अचानक, शायद, अवश्य। वाक्य चाहे जैसा हो, ये ऐसे ही रहेंगे। वह तेज दौड़ता है, वे तेज दौड़ते हैं, सीता तेज दौड़ती है, तेज नहीं बदला। सही। संबंध बोधक, ये संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताते हैं। के पास, के ऊपर, के नीचे, से पहले, के बाद, की ओर, के बिना, के साथ। मेज के ऊपर किताब है, कुर्सियों के ऊपर किताबें हैं, के ऊपर नहीं बदला। ओके। समुच्चय बोधक, ये दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं और, एवं, तथा, या, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, इसलिए, ताकि, क्योंकि, यद्यपि, तथापि। राम और श्याम आए, राधा और गीता आईं और नहीं बदला। ठीक है। विस्मयादि बोधक, ये मन के भावों जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, इनको व्यक्त करते हैं। अरे, ओह, हाय, छी, शाबाश, वाह, हे भगवान, इनका रूप भी नहीं बदलता। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये चारों अविकारी यानी अव्यय हैं। बिल्कुल। विकारी और अविकारी शब्दों का ये भेद समझना वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि मतलब एरर करेक्शन हाँ, बिल्कुल। और हिंदी व्याकरण के नियमों को गहराई से समझने के लिए
बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से ये वर्गीकरण भी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकारी अविकारी की पहचान करना, अव्यय के भेद पहचानना, इन पर आधारित प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। अगर इस विषय में कोई भी शंका हो या और अभ्यास की जरूरत महसूस हो तो व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा उपलब्ध है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हमने हिंदी में शब्दों के वर्गीकरण को उसके चारों मुख्य आधारों उत्पत्ति, रचना, अर्थ और प्रयोग के तहत काफी विस्तार से समझने की कोशिश की। हाँ, हमने उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्दों को देखा। फिर रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्दों के अंतर को समझा। हम्म। उसके बाद अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम और समरूपी भिन्नार्थक शब्दों की चर्चा की। हाँ। और अंत में प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्दों के भेदों को जाना। उम्मीद है कि ये विस्तृत चर्चा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हमारे सभी श्रोताओं के लिए उपयोगी साबित होगी। जी। हिंदी व्याकरण खंड में सफलता के लिए शब्दों के इस वर्गीकरण पर अच्छी पकड़ होना अनिवार्य है। आप सभी ने इतने धैर्य के साथ इस पूरी चर्चा को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जरूर करें। और हाँ, भविष्य में ऐसे और ज्ञानवर्धक सत्रों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।